हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन में। तो आज देखेंगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 11 होगा। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक आप लोग को बता चुके हैं। जो लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपको लिंक वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कोई वीडियो अपलोड होगा तो। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये सब वीडियो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जीके रिलेटेड एग्जाम होता है उसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें ये सब को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि उदयन ने गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। कौन? तो उदयन ने। कहाँ गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। इसकी जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वण, गार्गी संहिता या वायु पुराण, या इनमें से सभी। तो ये जो जानकारी मिलता है ये आपको इनमें से सभी से मिलता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला, वायु पुराण से भी मिलता है, गार्गी संहिता से मिलता है और परिशिष्ट पर्वण से भी मिलता है। तो राइट आंसर इसमें डी वाला हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि परिशिष्ट पर्वण, गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जो ही पटना के नाम से जाना जाता है उस टाइम, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, उसका स्थापना किए थे। जो राजधानी बनाया था इसको पाटलिपुत्र को, किसने? तो उदयन ने। ये सारा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो बताना है। ऑप्शन है मेगास्थनीज में मिलान हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय, हेंगसांग, हर्षवर्धन, या सभी सुमेलित है। तो देखिए जो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, और हेंगसांग जो थे वो हर्षवर्धन के थे। तो ये तीनों सही है, तो सही वाला हमको बताना था। तो इसमें से सभी हो जाएगा आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसमें यही है, सभी सुमेलित होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल का बात बोला है कि बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रैदास, दादू दयाल, बीरभान या चैतन्य। तो जो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो चैतन्य थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो चैतन्य थे। उनके दर्शन सिद्धांत को अचित्तय भेदभाव के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल के नेतृत्व में निपख नामक आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और रैदास जो थे आपके रामानंद के शिष्य थे, वे मोची के काम भी करते थे, याद रखिएगा। बीरभान जो थे भी भक्ति आंदोलन के संत थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है क्या? 1905 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। कब? तो 1505 में। सेकेंड बोल रहा है पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी लगाया था वो कोची में लगाया था। तो देखिए इसमें से सही वाला पूछ रहा था, तो दोनों राइट हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो राइट इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। उसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाया था। क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने चलाया था। और पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम जब कोठी लगाया था 1503 में लगाया था। कहाँ लगाया था? तो कोचीन में लगाया था। ये इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर्ड अधिनियम 1813, या चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो जो ये है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया, ये चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत बना दिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए।
कि 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अतः लॉर्ड विलियम बेंटिंग को क्या कर दिया गया, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसी एक्ट के तहत बनाया गया था 1833 के तहत। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन है सादतुल्ला खां, सदादत खान या चिनकिलिच खां या मुर्शिदा कुली खां। तो जो ये हैदराबाद का जो स्थापना किए थे ये किए थे चिनकिलिच खां। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हैदराबाद की स्थापना अभी जस्ट बताते हैं कौन, चिनकिलिच खां, जिसको निजामुल्लुक कहा जाता है। अवध का संस्थापक कौन था, तो ये था शहादत खां, जिसको बरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। बंगाल का कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां। और कर्नाटक के कौन थे, तो ये थे सदातुल्ला खां। ये सब भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1769, 1784, 1792 या 1799। तो जो मंगलोर का संधि हुआ था ये 1784 का हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1784 को हुआ था मंगलोर का संधि। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो 1784 में हुआ था, उस टाइम किसके बीच, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ के मध्य हुआ था मंगलोर की संधि। कब, तो 1784 में। कौन से युद्ध के संधि के साथ हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही वाला बताना है, देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। तो ये बिल्कुल सही है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया था 1793 में। सेकेंड है कि ज़मींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बना दिया गया था ज़मींदारों को। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है इसमें। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा। 1 और 2 दोनों राइट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल के क्षेत्र में लागू हुआ था। कभी कभी का पूछ देता है ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो बंगाल में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले आप लोग बता दें कि इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वीडियो अपलोड हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो 67 और 68 बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो सब जो हर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। और बिहार सचिवालय का टोटल 10 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो वो लोग जिस बार बिहार सचिवालय देंगे इस बार, वो लोग जाके उस वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था कि अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जो कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता पूछा था जो 1931 में था, वो किसने किया था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल 1931 वाला का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। बात कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू, तो ये 1928 में लाए थे। बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो 1938 और 1939 दोनों में रहे थे। इसके बाद ये इस्तीफा दे दिए थे। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इनके बाद। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, सरदार पटेल। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए इसका। देखिए कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था। तो ये कराची अधिवेशन में मांग किया गया था तथा इसमें गांधी इरविन समझौता और दिल्ली समझौते को भी स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। ये डेट भी याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गलत वाला बताना कौन सा ऑप्शन है।
साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन का सिफारिश किया गया था साइमन कमीशन की सिफारिश पर। सेकेंड है कि इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। नहीं, ये तो दूसरा में लिए थे, प्रथम में नहीं लिए थे। जो 1932 वाला 31 वाला हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसमें केवल गलत वाला पूछ रहा, तो केवल दो गलत है, तो ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा, क्योंकि 1931 में महात्मा गांधी ने लिए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में, जिसे सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो महात्मा गांधी जी वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए उन लोग भाग नहीं लिए थे। दूसरा में उन्हें जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन के रूप में भाग लिए थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। टोटल 3 अधिवेशन हुआ था, जिसमें फर्स्ट हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। पूछ देता है क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर और तेज प्रताप सप्रू ने भाग लिए थे। इस बार 67th BPSC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे। तो उसमें ऑप्शन था भीमराव अम्बेडकर का, तो राइट आंसर उसमें भीमराव अम्बेडकर चला गया था। अगर तेज प्रताप सप्रू होते तो उनका भी आंसर दोनों हो जाता, ऑप्शन ई होता, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 है कि किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। तो कौन सा केस था जिसमें अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन है नासिक षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र केस। तो देखिए जो अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था वो अलीपुर षड्यंत्र केस पर चलाया गया था 1908 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर आंदोलन में अवैध शस्त्र रखने के कारण 34 व्यक्तियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया था, जिसमें अरविंद घोष भी उसमें शामिल थे। ये इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, शिविर कुमार घोष, श्याम कृष्ण वर्मा या SN बनर्जी। तो जो ये थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक वो थे दादा भाई नौरोजी जी। तो इसका आंसर ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किनको कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। इस बार BPSC हेड मास्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्रैंड ओल्ड मैन किनको कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, याद रखिएगा। वृद्ध पुरुष। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। लंदन में राजनीतिक विचार करने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का 1866 में। इसका उद्देश्य भारतीयवासियों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन की अवगत कराना और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। तो ये थे दादा भाई नौरोजी जी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संस्थापक कौन थे। कौन? तो अभ्युदय और हिंदुस्तान। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय। तो देखिए जो अभ्युदय और हिंदुस्तान है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसके संपादक कौन थे? तो यही थे मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। देखिए अभ्युदय और लीडर हिंदुस्तान मर्यादा पत्रिकाओं के लेखक या संपादक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। इन्हें महामाना के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू महासभा की स्थापना इन्होंने किया था 1915 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था 1915 में। इन्हें महामाना की उपाधि भी प्रदान किया गया था। यही है आपके मदन मोहन मालवीय जी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था। तो जो सोना का सिक्का था वो किसके द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन है कुषाण, संघ, पल्लव या हिंदू ईरानी। तो जो ये जारी किया गया था सोने का सिक्का वो हिंदू ईरानी के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में सर्वप्रथम हिंदू यूनानी जो सिक्का चला था वो सोने का जो सिक्का चलाया था यही चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाया था? अगर शुद्ध सोने का सिक्का बोलेगा तो कुषाणों के द्वारा चलाया गया था, लेकिन सोने का सिक्का जो सर्वप्रथम चलाया था वो
हिंदू ईरानी चलाया था। लेकिन अगर सोने का सर्वाधिक सिक्के कौन चलाए थे, तो गुप्त काल में जारी हुआ था। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बन गया कि सोने का सर्वाधिक सिक्का कौन जारी किया था, तो वो गुप्त काल में जारी हुआ था। लेकिन पूछा कि सर्वप्रथम सिक्का सोने का जो किसने जारी किया था, तो वो हिंदू ईरानी। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया था, तो ये कुषाणों ने चलाया था। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, पुष्यभूमि वंश या पाल वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो जो शामिल नहीं था ये आपका पुष्यभूमि वंश ये शामिल नहीं था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे किसे बनाया गया था। अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री बनाया गया था वो किसको बनाया गया था। ऑप्शन है आसिफ अली, लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना या जॉन मथाई। तो देखिए जो वित्त मंत्री बनाया गया था अंतरिम सरकार में वो लियाकत अली खां को बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लियाकत अली खां राइट आंसर होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में R.K. षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पूछेगा षणमुग शेट्टी को बनाया गया था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है, और किस अनुच्छेद में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो जो ये है अनुच्छेद 14 के प्रावधान है। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में विधियों के समान संरक्षण का भी प्रावधान है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल राइट। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो अभी 5 वर्ष है, लेकिन इससे पहले जो कुछ साल पहले 5 वर्ष से कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया था। इसके संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन है 24वें, 42वें, 44वें या 56वें। तो जो ये कर दिया गया था 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में कर दिया गया था। लेकिन इसको फिर हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसको हटा दिया गया था। तो फिर अब तक ये 5 वर्ष है। जो लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो, तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, जो दोनों सदनों के सदस्य के मिलकर बनाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो में आपको इसका राइट आंसर बता दिया था, इसको एक्सप्लेन भी कर दिए थे। तो जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिए, जिससे आपको पीछे क्वेश्चन को हेल्प मिलेगा बनाने में। देखिए यहाँ दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो पहले आया और जो लास्ट आया उसके हिसाब से करना है। ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, GV के राव समिति या LM सिंधवी समिति। तो देखिए जो अशोक मेहता आया था इस समिति का स्थापना हुआ था, तो ये 1977 में हुआ था, 1977 में। उसके बाद हुआ था JV के राव समिति, ये हुआ था 1985 में। हम बात कर लेते हैं सिंधवी समिति का, तो ये 1986 में हुआ था। और जो लास्ट है थुंगन समिति, ये 1988 में हुआ था। तो ठीक है, इसी हिसाब से कर लेते हैं। तो फर्स्ट में चला जाएगा आपका 1, सेकेंड में आ जाएगा 3 और थर्ड में आ जाएगा 4 नंबर,
तो 134 होगा। 134 किस में है? 134 है, हाँ ऑप्शन बी में है 1342। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ दिया हुआ है अशोक मेहता 1977, GVK राव समिति 85, सिंधवी 86 और थुंगन समिति जो है वो 88 है। इतना चीज़ याद रखिएगा डेट के साथ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट बहुत बार हुआ ऐसा क्वेश्चन। पंचायती राज से BPSC में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन देखा कीजिएगा, और हम एक वीडियो बना देंगे सिर्फ पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन का, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा जो इस बार BPSC देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21 है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो कितना सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कुल सदस्य का 10%, 15%, 20% या 25%। तो टोटल जो चाहिए सदस्य का प्रस्ताव वो टोटल 25% चाहिए कुल सदस्यों का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 61 ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की संचित निधि से राज्यों का सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो किसका बात हो रहा है? राज्यों का सहायता के लिए संचित निधि, तो किसका सिफारिश कर दिया जाना चाहिए? तो ये है वित्त आयोग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा, वित्त आयोग। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, वित्त आयोग का गठन 281 के तहत होता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 2004, 1992, 2008 और 2006। तो जो ये गिद्ध संरक्षण परियोजना स्थापना किया गया था ये 2006 से प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी डी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, यही 2006 ही है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो पहले देख लेते प्रारंभिक उपभोक्ता कौन सा है। तो देखिए गाय है, बकरी भी है प्रारंभिक उपभोक्ता, भैंस भी है, लेकिन मोर नहीं है। तो नहीं वाला पूछा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा, मोर। जो मोर है वो द्वितीय उपभोक्ता है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ दिया हुआ मोर जो है द्वितीय उपभोक्ता है, लेकिन गाय भैंस बकरी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? किसका बात हो रहा है? एशिया और उत्तरी अमेरिका ये किसके द्वारा पृथक होता है? ऑप्शन है बॉस जलडमरू या डोबर जलडमरू या बेरिंग जलडमरू मध्य या कुक जलमरूदा। तो जो ये होता है वो आपका बेरिंग जलडमरू मध्य से होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता? तो कौन सा महासागर है जो कि अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा या कनाडी धारा। तो जो महासागरीय धारा अटलांटिक सागर में नहीं पाया जाता वो पेरू जल धारा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इसको देख लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी वाला सी वाला हो जाएगा, पेरू धारा। क्वेश्चन 27 देखिए। क्वेश्चन 27 है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का जो स्थल है किस नाम से जाना जाता है? किसका पूछ रहा है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास को। तो ये किसको कहा जाता है? तो ये पेरी को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका पेरी हो जाएगा, पेरी। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए एक बार। इम्पोर्टेंट है कि उत्तरी अमेरिका के पेरी का विकास अमेरिका में और कनाडा के पश्चिम में रॉकीज पर्वत एवं पूर्व में पर्णपाती वनों के मध्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सदाबहार किस्म के जो वन हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मानसून जलवायु क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में। तो जो ये पाया जाता है सदाबहार वो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 देख लेते हैं कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जन्म और मृत्यु दोनों के बीच का अंतर, यही है आबादी का वृद्धि का दर का तात्पर्य। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो बीच का अंतर का आबादी वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो किन नदियों से पानी लेता है। ऑप्शन है केवल ब्यास या सतलज या रावी या ब्यास या सतलज या ब्यास। तो देखिए ये सतलज और ब्यास दोनों से जो इंदिरा गांधी नहर है इनको पानी मिलता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला होगा, सतलज और ब्यास दोनों। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में कि इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब से ब्यास और सतलज नदी से के संगम पर बने हरीके बैराज से निकली गई है, इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य को लाभान्वित होता है इंदिरा गांधी नहर से। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जादूगोड़ा का संबंध है किससे। अभ्रक खनन से, तांबे खनन से, लोहा के खनन से या यूरेनियम के खनन से। तो देखिए भाई जादूगोड़ा है कहाँ। तो ये जादूगोड़ा जो है वो झारखंड में है। तो उसका संबंध किससे होगा। तो यूरेनियम के खनन से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यूरेनियम के खनन से। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो कि झारखंड राज्य में शिवभूम या टाटानगर के समीप जादूगोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, जल संचयन या गेहूं उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। तो देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, यही बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि केबुल लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है। तो देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जो कहाँ है, केबुल लामजाओ। ऑप्शन है असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो जो ये है केबुल लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला होगा, यही है। देखिए केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। सही वाला बताना है। ये ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता है, सही बात है, ये नहीं दे सकता है। ऑप्शन सेकंड, ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये भी सही है। ये डेबिट कार्ड जारी कर सकता है लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं, ये भी सही है। तो इसमें से राइट आंसर आपका तीनों हो जाएगा, 1 2 3। सही वाला पूछ रहा था। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, सेम वही चीज़ लिखा हुआ, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 35 बताने से पहले बता दें कि इस चैनल पे मोस्ट ये डेली करेंट अफेयर्स वीडियो अपलोड होता है। तो आप लोग करेंट अफेयर का भी वीडियो देखें जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। और जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पिछले वाला सेट में ये क्वेश्चन आया था कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। तो आपका आंसर था ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, याद रखिएगा। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए ए बी में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो बी होता है। बी में कौन होता है तो ए होता है। ए बी में कौन होता है तो ए बी में कोई नहीं होता, अभी जस्ट बताएं। और ओ में क्या होता है, ए और बी दोनों होता है एंटीबॉडी। ये सारा पॉइंट ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अमाशय से कौन सा एंजाइम स्राव होता है। तो अमाशय से जो स्राव होता है वो कौन सा एंजाइम है। ऑप्शन है रेनिन। तो देखिए पहले वाला आंसर इसका हो जाएगा कि रेनिन स्राव होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा रेनिन। देखिए यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि अमाशय से रेनिन स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जीव के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है। तो जो मीठा स्वाद होता है, देखिए मान लेते हैं ये जीभ है, ठीक है, तो ये जीभ है, तो सबसे मीठा जो होगा वो आपका अग्रभाग से महसूस होगा। जो मीठा होता है वो अग्रभाग से, और जो सबसे कड़वा होता है वो आपको पीछे वाला भाग से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पक्ष भाग, ठीक है। और जो खट्टापन होता है उसको ये किनारे साइड वाला से पता चलता है, जिसको बगल का भाग बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ मीठा का बात बोल रहा, तो मीठा किससे मालूम चलेगा, आपका अग्रभाग से, आगे वाला भाग से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा। अगर कड़वा पूछता तो वो पीछे वाला से होता। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, देखिए ये कड़वा का हो गया पीछे, आगे वाला हो गया मीठा, और ये साइड वाला हो गया आपका खट्टा। देखिए यहाँ दिया हुआ तीनों का, इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि फाइब्रियोजोन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ या किस अंग से होता है। ऑप्शन है अमाशय, अग्राशय, वृक्क या यकृत। तो देखिए ये लीवर से होता है, जिसको यकृत बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ वही चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत मतलब लीवर से होता है, जो रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है। जब अतिस्रावन होने लगता है इंसुलिन का, तो कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है मधुमेह, हाइपोग्लाइसेमिया या पीलिया, या ऑप्शन डी। तो देखिए हाइपोग्लाइसेमिया जो होता है वो इंसुलिन के अतिस्राव के कारण से होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन तो यहाँ दिया हुआ वही चीज़ सेम, इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा परजीवी रोग नहीं है। तो कौन सा जो है वो परजीवी से रोग नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। कालाजार जो परजीवी रोग है, पायरिया जो कि परजीवी रोग है, पेचिस जो कि परजीवी रोग है, लेकिन डेंगू जो है वो आपका वायरस से होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये परजीवी रोग नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा था। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन, देखिए डेंगू जो है वो वायरस रोग है, बाकी सब जो है ये सब क्या है, ये प्रोटोजोआ जिसको परजीवी बोलते हैं, ये सब परजीवी जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये बर्फ़ है, तो बर्फ़ का टुकड़ा को अगर दाब देंगे तो उसमें क्या होगा, बर्फ़ गलने लगेगा। तो वही हो जाता है कि दाब बढ़ने से जो द्रव का क्वथनांक है वो बढ़ने लगता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, बढ़ेगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है वही चीज़ कि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटने से क्वथनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो परमाणु बंधन होते हैं वो सहबंधन होते हैं, टोटल 3 बंधन होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। देखिए कौन कौन सा होता है वो बताते हैं आप लोग को। देखिए वैद्युत संयोजन बंधन होते हैं, सहसंयोजित बंधन होते हैं, और उप संयोजित बंधन होता है। वो टोटल 3 बंधन होते हैं। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक होती है। तो जो होता है आपका ऑप्शन है HCl या HNO3 या H2SO4 या CH3COOH। तो जो ये प्रबलता सबसे अधिक होता है वो आपका HCl का होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, राइट। देखिए पहले HCl का होता है, फिर HNO3 का होता है, फिर H2SO4 का होता है, फिर लास्ट CH3COOH का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। तो जो कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वो आपका kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है। तो किलोग्राम वर्ग मीटर बटा सेकेंड होता है, जिसको kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से सुमेलित करना है, अल्टीमीटर किससे संबंधित है। तो अल्टीमीटर वायु दाब मापने वाला यंत्र है, तो ये इसमें चला जाएगा, मैच हो जाएगा। ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ये भी इसमें मैच हो जाएगा। अल्टीमीटर ये ऊंचाई मापने वाला, विमान की ऊंचाई मापता है अल्टीमीटर, ये इसमें चला जाएगा। आमीटर विद्युत धारा का मापता है। तो देखिए वो 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 में सब में
सुमेलित हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। सब सुमेलित सही है। यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ दिया हुआ सेम। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। तो जो रेडियो सक्रियता का जो खोज किए थे वह किए थे हेनरी बेकवेरेल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कब किए थे ये भी देख लीजिए आप लोग कि इसकी जो खोज किए थे वो 1896 में किए थे। इस खोज के लिए इन्हें 1903 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। खोजे कब थे इसको, तो 1896 को। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष जो है वो भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो जो चुंबक लटकता हुआ है उसको जो बोल रहा है कि भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो वो 18 डिग्री का कोण बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वाला होगा 18 डिग्री। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि चुंबक सुई उत्तर की तरफ संकेत करता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है वो 18 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 है कि आँख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है। ऑप्शन है रेटिना, लेंस, नेत्र सेल्सलम या आइरिस। जो है आँख के रंग का मतलब होता है वो आइरिस होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा। देखिए यही आइरिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 कि पदार्थ का चौथा अवस्था कौन सा है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, प्लाज्मा या बायो आइंस्टाइन कंडेंस्ड। तो जो पदार्थ का जो चौथा अवस्था है वो आपका प्लाज्मा कहते हैं पदार्थ का चौथी अवस्था को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो जीके रिलेटेड था, जो ये आपको सारा एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे आप बीपीएससी 67 या 68 दीजिएगा या बिहार सचिवालय सहायक दीजिएगा, उसमें आपको ये सब बेहद काम आने वाला है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।